तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं UFNF मूवी के बारे में। इसका पूरा टाइटल भी हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल रूप से इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। ये आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। यूट्यूब पर कई एक तरह से वीडियो अपलोड है जिनमें टीजर या ट्रेलर उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन वो सब फेक है। अभी इसकी कुछ भी एक तरह से टीजर या ट्रेलर लॉन्च नहीं किया गया है। और 2023 में विकिपीडिया के पेज पर आप जाकर देखोगे तो एक तरह से फोटोग्राफी इसकी चालू कर दी गई थी 2023 के अंदर। यानी आपको फिल्म तकरीबन इसकी रिलीजिंग डेट भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और साथ ही साथ इस गेम के वर्जन के बारे में बात करें। 4 वर्जन ऑप्शन रूप से अब एक तरह से अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर इन्हें डाउनलोड कर खेल सकते हो। इनकी मिनिमम प्राइस है 250 या 300 रुपये है। आप आसानी से इन्हें परचेज कर खेल सकते हो और लोगों द्वारा इसमें क्रेज भी बढ़ रहा है। और इसके साथ इसका प्रोडक्शन मैं बताऊँ आपको 2014 से ही चलता आ रहा है और तकरीबन अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में इसका डायरेक्शन एक तरह से अलग संभाल रहे थे, फिर चेंज कर दिया गया। और इसी बीच एक एक तरह से एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि मुख्य फोटोग्राफी 2023 में शूट कर ली गई है। यानी 30-24 में इसका वर्क चलेगा। और आपको ऑफिशियल रिलीजिंग डेट तो हम आपको बताने ही वाले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहें। तो दोस्तों, द एंटायर फाइव नाइट एंड फ्रेडी की फिल्म एक आगामी अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन एमा ट्रैम ने किया है, जिसकी स्क्रिप्ट और एक तरह से बेस जो स्टोरी है वो सेट कैटबॉन के साथ मिलकर लिखी है। इसी के साथ जो उसी नाम की वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित है जिसे अर्थन ने बनाया है और विकसित किया। इसमें जोश हैरचन और इसी के साथ साथ प्राइम पर रूबिल और कैट कॉन्स भी शामिल है और एक परेशान सुरक्षा गार्ड का अनुसरण करता है, क्योंकि वह एक पारिवारिक मनोरंजन केंद्र में एक तरह से समय की नौकरी शुरू करता है, जहां उसे पता चलता है कि इसके 4 और एनिमेट्रिंग शुभारंभ चलते हैं और किसी को भी मार देते हैं। वह अभी भी आधी रात के बाद है। इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का जो डायरेक्टर है उनका नाम है एमा टैमी। इसकी जो स्टोरी लिखी है, एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी है, स्कॉट काउथन और इसके साथ एमा टैमिन और सेटे कैटबैग। और ये आधारित है स्कॉट को द्वारा प्राइम नाइट और फ्रेडजी पर। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो जेसन ब्लैम और स्कॉट काउथन। साथ ही साथ इसके अंदर अभिनेता आपको देखने को मिलने वाला है एक्टर जॉन्स एचर और मैथ्यू लिराइट, ब्रायन रूबिन और कैट कॉर्नर स्ट्रिंग। इस मूवी के अंदर सिनेमेटोग्राफी का काम संभाला है लिनी मॉर्किफ ने। इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो ब्लैम हाउस प्रोडक्शन है, इस टाइम मनोरंजन एंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है यूनिवर्स पिक्चर्स। मुख्य रूप से कंट्री की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही साथ ये मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल होने वाली है। इसे इंग्लिश के अंदर बनाया गया है और बाकी लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। फिल्म की घोषणा पहले अप्रैल 2015 में वर्नर ब्रदर्स पिक्चर की भागीदारी के साथ की गई थी और जुलाई 2015 में गिल कैंथ ने इसके निर्देशन और स्क्रिप्ट के लिए एक सौदा किया। उत्पादन शुरू में कई देरी के बाद वार्नर ब्रदर्स ने अंततः परियोजना को टर्न आउट में डाल दिया और केनर अब इसमें शामिल थे। मार्च 2017 में ये घोषणा की गई कि ब्लैम हाउस प्रोडक्शन में इसे लिखने के निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया है। और इसी के साथ बताया गया कि बाद में कोलंबस ने इस परियोजना को छोड़ दिया, जिसमें जेम्स ने उन्हें अक्टूबर 2022 में निर्देशन और सह लेखन के लिए प्रस्तावित किया। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2030 में न्यू ऑर्लियंस में शुरू हुई और अप्रैल में साप्ताहिक होने की उम्मीद थी। और यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तरह से पूरी रूप से रिलीज करने द्वारा निर्धारित की गई। साथ ही साथ इसमें रोल्स की बात की जाए तो माइकल शिपमेंट के रूप में जॉश हैजसन और विलियन एफ्टर के रूप में मैथ्यू लिरार्ड और इसके साथ मेरी स्टेट मास्टर ने एक अमान्य एक तरह से खलनायक के रूप में, एल्बिट सिट के रूप में प्लाइम रूबिन और मैक्सन के रूप में कैट कॉर्नर स्टील। वर्नर ब्रदर प्रोडक्शन ने इसे 2015 से 17 के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट किया उसके बारे में बात की जाए तो वर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने
एक तरह से 2015 में अप्रैल में घोषणा की कि उन्होंने ब्राज़ील में वीडियो गेम श्रृंखला प्राइम नेटवर्क के अधिकारी हिस्से शामिल किए हैं और रॉन ही, डेविन एडजेंस और सेट एग्रीस्टिन अनुकूल का निर्माण करने के लिए तैयार थे। ग्राहम स्टीम ने कहा कि वे एक पागल और भयानक अजीब तरीके से मनोहिक फिल्म बनाने के लिए श्रृंखला निर्मित स्कॉट कोर्ट के सहयोग करेंगे। जुलाई 2015 में गिलकेन ने अनुकूल को निर्देशन के लिए टायर बर्टन और स्टीम के साथ इसे लिखने के लिए हस्ताक्षर की। जनवरी 2017 में कॉर्टन ने कहा कि आंशिक रूप से पूरी तरह से फिल्म उद्योग के भीतर समस्याओं के कारण फिल्म कई देरी की बाधाओं के साथ मिलती थी और यह वर्ग में वापसी थी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं इस समय पहले दिन से फिल्म के साथ जुड़ा हूँ और यह मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि यह फिल्म कुछ ऐसी हो जिसे देखने में फैन बस को एक से उत्साहित हो। मार्च 2017 में केवर्टन ने ट्वीट पर ब्लाइम हाउस प्रोडक्शन में एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें घोषणा की गई कि फिल्म की एक नई प्रोडक्शन कंपनी है और मई 2017 में निर्माता जेम्स ब्लेम्स ने कहा कि उत्साहित और अनुकूल कोट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जून 2017 के अंदर कैनन ने कहा कि वे वनस ब्रदर्स के लिए 10 आउट के बाद अब फिल्म का निर्देशन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ फरवरी 2018 में ये घोषणा की गई थी कि क्रिस कोलबन्स फिल्म का निर्देशन और लेखन करेंगे। इसके अलावा ब्लेम्स और कैथोन के साथ इसका निर्माण करेंगे। अगस्त 2018 में कैथोन ने घोषणा की कि फिल्म की एक तरह स्क्रिप्ट पहला मौजूदा जिनमें उन्होंने प्रेड के उपन्यास तराई और क्रेड विलियम्स में एक तरह से फाइन नाइट के सह लेखन के लिए किया और वो पूरा हो गया और श्रृंखला में पहले गेम की घटनाओं को शामिल करेंगे। उसी महीने विलियम्स ने ट्वीट पर लिखा कि फिल्म का लक्ष्य 220 में रिलीज करना है और नवंबर में कॉथन ने घोषणा की कि कोलंबस में विलियम्स द्वारा पसंद किए जाने के बावजूद फिल्म के लिए उनकी स्क्रिप्ट को उनके द्वारा हटा दिया गया था क्योंकि उसके पास कहानी के लिए एक अलग विचार था जो मुझे बेहतर पसंद आए। यह फिल्म एक तरह से देर और योगदान देगी जिसकी एक तरह से पूरी जिम्मेदारी कोथलन ने ली थी और जून 2020 में फ्रेड ने एक साक्षात्कार के दौरान निर्माता जेम्स ब्लेम्स से जब फिल्म की प्रगति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये सुपर सक्रिय है, इसलिए मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि फ्रेड की फिल्म में एक तरह से फाइन नाइट देखने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा शॉट है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में अलग बढ़ रहा है। और इसी के साथ सितंबर 2021 में ब्लेम्स द्वारा ये खुलासा किया गया कि कोलंबस अब एक परियोजना में शामिल नहीं थे, लेकिन ये अभी भी सक्रिय विकास में थे। अगस्त 2022 में एक तरह से ब्लेम ने खुलासा किया कि वो मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं और साथ ही साथ एक तरह से एनिमोर्टी का काम करेंगे। उसी वर्ष अक्टूबर में एमा ट्रेन को कोटनांग और सेट गुड के साथ से लेखन के अलावा फिल्म का निर्देशन करने की घोषणा की गई। और इसके साथ कास्टिंग के बाद बात की जाए तो दिसंबर 2022 में ऑस्टेन और मैचर ने एक तरह से एडवोकेट भूमिकाओं के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोकप्रिय यूट्यूब डेकर ने बाद में एक लाइव स्ट्रीम के दौरान खुलासा किया कि HR सुरक्षा गार्ड माइक सीन की भूमिका निभाएगी और लिलार्ड मुख्य खलनायक विलियम एफ्ट की भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मैरी स्टॉट मास्ट और प्राइम पर रूबिल क्रम से एक अज्ञात महिला खलनायक और सिम्ट की छोटी एक तरह से भूमिका एक तरह से एबिन के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए। मार्च 2023 में ये घोषणा की कि कैट कॉन स्ट्रिंग को फिल्म में लिया गया है। फिल्मांकन की बात की जाए तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में 2021 में वसंत में शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि इसके नए मुद्दे के कारण फिल्मांकन में देरी हुई। फिल्मांकन एक फरवरी 2030 को न्यू ऑर्लियंस में ब्रैड कैपन के एक कर्मचारी शीर्षक के तहत शुरू हुआ और 6 अप्रैल को पूरा होने की उम्मीद थी। लिलार्ड ने फरवरी में मध्यम में अपनी दर्शकों फिल्म शुरू की और भविष्य की बात की जाए तो अगस्त 2018 में केटन ने कहा कि अगर पहली फिल्म जो उस समय पहले गेम से कहानी लेने की योजना बनाई और सफल होने के लिए दूसरे और तीसरे से एक तरह से फिल्म हो सकती हैं
दूसरी घटनाओं के बाद और तीसरे खेल क्रम से जनवरी 2023 में पॉक्ट आउट और विक्टर ने एक साक्षात्कार में एलियट ने खुलासा किया कि उन्हें ब्राउट और यूनिवर्स पिक्चर्स के साथ 3 शिद्दत वाले सौदों पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही साथ इसी के साथ रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसकी रिलीजिंग तारीख भी मैंने आपको बता ही दी थी। और साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। इसकी रिलीजिंग तारीख मुख्य रूप से इंडिया में यह आपको देखने को मिलने वाली 2023 के अंदर ही। साथ ही साथ इसके बारे में बताया जाए तो फिक्स ऑफिशियल रूप से 6 अप्रैल को ये देखने को मिलने वाली है। उम्मीद है एक तरह से 6 अप्रैल को ये आपको देखने को। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2023 में न्यूयॉर्क में शुरू हुई और अप्रैल में एक तरह से समाप्त होने की उम्मीद थी। और इसके साथ ये आपको 2030 में ही देखने को मिल सकती है शायद तक, वरना डिले होने के कारण जिस प्रकार से 2015 से ही चलता आ रहा है तो ये भी डिले हो सकती है। तो दोस्तों अब इस मूवी के बारे में कई सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। इस मूवी की जो स्क्रिप्ट लिखी उनके बारे में हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्कॉट कैल्टन की। स्कॉट ब्रैन कॉटनर का जन्म 4 जून 1977 में हुआ। ये एक अमेरिकन पूर्व वीडियो गेम डेवलपर और एक तरह से स्क्रिप्ट राइटर है। वह प्रेड की मीडिया फ्रेंच में फाइल नाइट के निर्माता के रूप में एक तरह से प्रमुखताओं में है और 2014 में इसी नाम के स्वयं हॉरन गेम के विकास के साथ शुरू किया। स्वतंत्रता रूप से जारी गेम ने लोकप्रिय हासिलता की और एक पद प्राप्त किया और कैल्टन ने 2014 में मुख्य श्रृंखला में 2021 में अपनी स्वनिवृत्ति तक 3 स्पिन ऑफ के अलावा 9 गेम विकसित किए। उन्होंने प्रेड में लाइव नाइट पर आधारित कई कहानियों भी लिखी जिनमें उपन्यास द सिल्वर नाइट 2015 भी शामिल है। साथ ही साथ बात की जाए तो इनके जन्म के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया, इनका जन्म 4 जून 1988 में हुआ। इनकी उम्र लगभग 44 साल है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो इनकी लगभग 6 बच्चे हैं। स्कॉट बोर्ड कतनान का जन्म हुड टेक्सन में 4 जून 1977 को हुआ। उन्होंने 1986 में हार्वर्ड के कला संस्करण में भाग लिया और इसी के साथ पहला गेम रोल प्लेड गोम ग्लिस हाउस प्लान एक धर्निष्ठी और ईसाई एक तरह से प्रिंसिपल प्रोग्राम जैसे ईसाई खेलों को विकसित करना शुरू किया। इसी नाम से 1688 में धार्मिक रूप से आधारित एक जेम आरपी जैसे शीर्षक में द डे हाउस होम एक उत्कृष्ट डायप्री सेट किया गया जहाँ रॉबर्ट आउटग्रेन द्वारा जीवन को दबा दिया जाता है और ज़मीन में उगता है। इस शीर्षक में इन्होंने एक तरह से लिखा है। साथ ही साथ कॉटनर ने शुरू में कई ईसाई खेलों की अच्छी समीक्षा मिली लेकिन वे विफल रही और साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे एक तरह से बैन लगाने के लिए प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में बारीकी से मैं डिटेल बता रहा था और इसी के साथ स्टोरी के बारे में बात कर लेते। और मैं बता दूं फिल्म की घोषणा पहली बार अप्रैल 2015 में वॉन्स ब्रदर्स पिक्चर्स की भागीदारी के साथ की गई और जुलाई 2015 में गिल कैंस ने इसे निर्देशन और इसकी स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया था, लेकिन उत्पादन शुरू होने से कई देरी के बाद वॉन ब्रदर्स ने अंततः परियोजना को टर्न आउट में ढाल दिया गया और इसके बाद 2017 में फिर घोषणा की गई कि ब्लेमहाउस प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण करेगा, लेकिन फिर 18 फरवरी को इसे निर्देशन और डायरेक्ट करने के लिए अलग लोगों को बुलाया गया और इन्होंने अक्टूबर 2022 में डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर पूरी स्थापित कर ली। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2030 में इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी कर ली गई थी और वो पूरी भी हो चुकी है। इसके बाद इसकी रिलीजिंग डेट भी फिक्स हो चुकी है। मैं बताऊँ तो अप्रैल में साप्ताहिक रूप से इसकी रिलीजिंग की एक तरह से अपडेट आ रही है 6 अप्रैल को। और इसी के साथ दोस्तों यूनिवर्स पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कंटिन्यूस और इस मूवी के बारे में जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे इनके बारे में 2014 से 18 के बीच में इनका स्ट्रगल। इन्होंने 2014 की गर्मियों में फ्रेड स्टीन की ग्रैंड स्टीन फाइन नाइट प्रस्तुत की एक ट्रेलर और बाद में एक डेमो जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने इसे इंडियन
डेड बी को सौंप दिया, जहां इसके भारी मात्रा में लोकप्रियता हासिल की और खेल के दूसरे को तीसरी बार प्रस्तुत किया। खेल को अगस्त 2014 में स्ट्रीम की ग्रेनेड में स्वीकार किया गया। इस खेल को आलोचनाओं द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। यूट्यूब पर कई लोकप्रिय लाइव ट्रोल ने वीडियो बनाई गई। साथ ही साथ 2015 में प्राइम एक तरह से फाइल नाइट में प्रेसिडी 4 रिलीज हुई थी, जिसके बाद फ्री हेलबॉर्न अपडेट जारी किया गया और FNAF वर्ल्ड नामक एक नए गेम को विकसित करने की घोषणा की गई। और रोल फ्रेंड ने गेम था, ये जनवरी 2016 को जारी किया गया था और FNAF वर्ल्ड को गड़बड़ाई और उन्हें मुद्दों के कारण मिश्रित समीक्षाएं मिली और कॉर्बर्ट ने इसे 4 दिन बाद स्टीम को हटा दिया। फरवरी को गेम जोड़ एक उन्नत मुक्त में हुआ और इसके साथ 21 मई 2016 को प्राइम नेट एंड प्रेड स्टीम लोकेशन के लिए एक टीजर जारी किया गया। दोनों एनिमेशन के साथ साथ श्रृंखला में फोकस और फ्रेड थीम वाले रूपांतरण शामिल थे। खेल 7 सितंबर 2016 को जारी किया गया और आमतौर पर अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और कोड 1 ने 2 दिसंबर को एक मुफ्त स्ट्रीम नाइट अपडेट जारी किया, जिसके तुरंत बाद गोल्डन फ्रेड को अपडेट को जोड़ा गया। 3 जुलाई 2017 को कोड 1 ने फ्रीज में एक नाइट की एक तरह छठी मुक्ति किस्त को रद्द करने की घोषणा की। पहले 1 महीने पहले कहा था कि छठा गेम पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसे रोक दिया गया। साथ ही साथ 3 जुलाई 2017 को फोर्डन ने फ्रेड में लाइव एड की छठी मुख्य किस्त को एक तरह से रद्द करने की घोषणा की गई। 28 जून 2018 को श्रृंखला का 7वीं मुख्य किस्त अल्टीमेटेड कस्ट नाइट स्ट्रीम का मुख्य रूप से जारी किया गया। इसमें अपकमिंग प्रोजेक्ट पोस्ट ऑन स्ट्रीम उन्हें नोट किया गया और कॉन्ट्रफोर्ट के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही साथ आभासी वास्तविकता और संबंधित वास्तविकता खेलों के बारे में भी जारी किया गया। उन्होंने घोषणा की कि एक नया पुस्तक संकलन प्राइम नेट एंड फ्रेड फेरविन आ रहा है। साथ ही साथ 2019 से 21 के बीच में इन्होंने एक तरह से 8वीं किस्त भावी और संवेदी वास्तविक से सेवानिवृत्त थे। 2019 की शुरुआत में केल्डन ने घोषणा की कि उन्होंने एक छोटी सी वीडियो गेम स्टूडियो स्टेल वूल स्टूडियो के साथ मिलकर काम किया। वे फ्रेड के खेल भविष्य को प्राइम नाइट बनाएगी, जबकि केल्डन कहानी और एनिमेटेड ड्रामा के साथ गेम्स के लिए प्रमुख व्यक्ति हो गए। 28 मई 2019 को केल्डन ने छोड़ा हुआ वे चल ग्रेड गेम और इसके साथ 30 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। सितंबर 2019 में AR गेम्स के बारे में एक टीजर और घोषणा की गई। साथ ही साथ 8 अगस्त 2019 को पहले गेम को 5वीं वर्षगांठ के दौरान कोर्डन में अपनी वेबसाइट पर कई छवि पोस्ट की गई, जिसमें श्रृंखला के लिए 10वीं किस्त को छोड़ दिया गया। ये एक आधुनिक शॉपिंग मॉल दिखाया जिसमें एक लेजर ट्रैक सेट और एक बड़ा सिनेमा, एक फ्रेड फेरजी का पिंजरा रेतफल है। साथ ही साथ 29 सितंबर 2019 को कोर्डन की वेबसाइट को प्लेट के विशेष पर एक नए टीजर के साथ अपडेट किया गया। साथ ही साथ 24 मार्च 2020 को बिल्कुल नए एक तरह से मगरमच्छ जैसे क्षेत्र का एक टीजर पोस्ट किया गया, जिसमें बाद में एक तरह से मोडफाइड गोट को शामिल किया गया और 21 फरवरी 2020 को मुख्य रूप से इसे रिलीज़ किया गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बहुत डिटेल मैंने आपको बताई दी थी इनके बारे में, और इसी के साथ साथ कई और डिटेल है वो भी हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों इसके वीडियो गेम के बारे में बात की जाए तो ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ और ये कंप्यूटर में भी अवेलेबल है, आप उस पर जाकर इसे खेल सकते हो। इसके कई वर्जन हैं, साथ ही साथ 4 तक इसके वर्जन बनाए जा चुके हैं। और इसके डाउनलोड्स की बात की जाए तो लगभग 5 लाख मिलियन से भी ज़्यादा तकरीबन डाउनलोड है टोटल्स गेम्स को मिलाकर। अब तक जितने भी गेम्स इनके लॉन्च हुए हैं उनको मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ।
साथ ही साथ अब इनके एक तरह से कैरेक्टर के बारे में तो कई बातें कर ली, एक तरह से इसके डायरेक्टर के बारे में बात कर ली। अब बेस के बारे में बात की जाए तो ये मोस्टली बेस है फाइव नाइट एट फ्रेडीज। इसके बारे में बात की जाए तो यह एक स्कॉट कोड द्वारा निर्मित मीडियम फ्रोज है। इस नाम का पहला वीडियो गेम 8 अगस्त 2014 को जारी किया गया और इसे परिणामिक श्रृंखला में तब से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। साथ ही साथ इसने मुख्य रूप से स्ट्रॉब गेम और स्टीनवुड स्टूडियो द्वारा बनाया गया। साथ ही साथ मुख्य श्रृंखला में 9 वीडियो गेम शामिल है जो एक कल्पना परिवार विजय और फ्रेड से जुड़े हुए संस्थाओं में हो रहे हैं, जिसका नाम फ्रेड फैंजी पिच है। इसके शुभारंभ के बाद एनिमेटेड को तो लाइक आपने कर ही दिया होगा, साथ ही साथ चैनल का सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। वीडियो को एक शेयर करते हुए हम अब बात करने जा रहे हैं अगले कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको इस मूवी के प्रोडक्शन जिन्होंने किया है उनके बारे में बताने जा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेसर फैन ब्लम्स की। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 20 फरवरी 1980 में हुआ। ये एक अमेरिकन फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन है। ये ब्लम हाउस प्रोडक्शन के संस्थापक और सीईओ हैं, जिसने डरावनी फीचर और इसके साथ पैनल रॉय के एक्टिव 2007 से 2021 और इनसाइड 2010 से 2023 के बीच में द पर्च 2013 से 2021 के बीच में निर्माण किया। ब्लम्स ने सिनेटेस 2012 और ओकस 2013 और वीपैल्स 2014, द गिफ्ट 2015 और हैस 2016, स्टीप 2016 का भी निर्माण किया। ओरियंस इल की उत्पत्ति 2016 और गेट हाउस 2017, हैप्पी डेड डे 2017 और अब ग्रेट 2018 के साथ साथ M3 गन 2022। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के प्रोडक्शन भी यही थे। इस मूवी की एक तरह से नई वीडियो हमारे चैनल पर अभी ही कुछ एक तरह से 12-13 घंटे पहले हमने अपलोड किया। आप जाकर उसे देख सकते हो। बेल आइकन पर मैंने उसे लिंक कर दिया है, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे एक तरह से मैंने दे दिया है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक दे दी है। आप वहां से जाकर इसे भी देख सकते हो, जिसके अंदर हमने इस मूवी को पूरा एक्सप्लेन किया था, साथ ही साथ फैक्ट और डिटेल के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब बात करने जा रहे हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया, इनका पूरा नाम है जेसन फेरन ब्लम्स। और इसके साथ साथ एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो इनका जन्म 20 फरवरी 1980 में हुआ, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल है, लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में। साथ ही साथ इन्होंने वारस कॉलेज से अपनी एजुकेशन ली और मुख्य रूप से ये एक प्रोडक्शन और स्टूडियो एक तरह से वर्कर है। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने चालू किए 1992 में और साथ ही साथ वर्तमान तक आज तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। इनका प्रोडक्शन हाउस है ब्लम हाउस प्रोडक्शन। इनके बारे में बात की जाए तो इनके माता पिता का नाम था साली नीलम्स ब्लैम और हिम्स 2014 की इनकी मूवी आई। साथ ही साथ गेट आउट 2017 और ब्लैक कैशमैन 2018 के निर्माण के सर्वश्रेष्ठ चित्रण के अकादमिक पुरस्कार के लिए इन्हें नामांकित किया गया। उन्हें ड्रामा फिल्म द डॉलर हार्ट 2014 के लिए वर्णित के लिए उत्कृष्ट टेलीविज़न मूवी के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज द जिंक्स 2015 के लिए उत्कृष्ट डेब्यू और नॉन फिक्शन सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ अब तक कई अवार्ड ये अपने नाम कर चुके हैं। ब्लैम का जन्म लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में हुआ, जैसा कि मैंने बताया। वे साली सिलेंस ब्लैम और इरन ब्लस के पुत्र। उनकी माँ एक कला प्रोफेसर थी, उनके माता एक स्वतंत्र कला डीलर और प्लेयर गोल्स के निर्देशक भी थे। उन्होंने 1991 में वायर्स कॉलेज में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की, जबकि इसी के साथ वायरस में अपने भविष्य जीवन साथी की फिल्म निर्माता ट्रू वेल्स में रूममेट थे। और ब्लम्स ने 1995 में एक बेंची की पहली फिल्म किंग्स एंड स्कीम का निर्माण किया। ब्लैम ने बॉर्न और हार्ट के लिए मिरी मैक्स में एक कार्यकारी के रूप में काम किया और बाद में पैरामाउंट पिक्चर के लिए एक स्वतंत्र निर्माताओं के रूप में काम किया। मिरा मैक्स में अपने कार्यकाल में ब्लम्स एथन हॉल की
मेल पार्ट थिएटर फिल्म में निर्माता निर्देशक थे। ब्लैमवायर कॉलेज में 1991 में स्नातक किया। वे एकेडमिक म्यूजिक ऑफ मोशन पिक्चर के न्यासी बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने निर्माता किड्स एंड स्कीम 1995 के रूप में अपनी पहली फिल्म के लिए वित्तीय पोषण प्राप्त किया। पारिवारिक परिचित मनोरंजन करने वाले स्टीव मार्ट से एक पत्र प्राप्त करने के बाद जिन्होंने स्क्रिप्ट का समर्थन किया। ब्लैम ने बॉलीवुड के अधिकारियों को भेजी गई स्क्रिप्ट को प्रतियों के साथ संलग्न किया। ब्लैक हाउस प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2000 में इन्हें ब्लैक हाउस एक तरह से ब्लैम हाउस प्रोडक्शन की स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने एक तरह से जिसमें हॉरर फिल्म पैरामाउंट क्विट भी शामिल है, जिसने बनाए गए 15,000 USD डॉलर खर्च किए, फिर इसमें लगभग 2000 मिलियन की कमाई की। इसके अलावा NPR के प्लेट मनी में कंपनी के तरीकों के बारे में एक विशेष पॉप आउट किया। ब्लेम ने ECDS 2010 और सीनेट 2015 और द पर्च 2013 और हैप्पी डेट पर 2017 के साथ उनके सीक्वल्स में अपनी एक तरह से कंटिन्यूटी रखी और 2014 में उन्होंने टेलीविज़न मूवी द नॉन हार्ट के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जिससे उत्कृष्ट टेलीविज़न मूवी और प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। 2015 में उन्होंने HBO के द जिंग के उत्कृष्ट चित्र और गैरपंथ श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार जीता। ब्लैम्स की फीचर फिल्म ब्लैक कर्स और हेल्प्स और गॉट आउट सभी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए एक आदमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2018 में ब्लैम्स ने एक साक्षात्कार में कहा कि किसी भी महिला ने कभी भी एक डरावनी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। इसी कारण यह कि बहुत सारी महिला निर्देशन नहीं करती, इसे कम और दोहन की इच्छुक है और सोशल मीडिया पर बहुत आलोचित है, जिसमें ऐसे निर्देशन की सूची को प्रसारित किया था। उन्होंने अपनी मूर्ख टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी। साथ ही साथ 2019 में सोफिया टक ने स्टूडियोज ऑफ हॉरर रीमेक ब्लैक का निर्देशन किया। 13 दिसंबर को खुलासा हुआ और एक महिला निर्देशक द्वारा स्टूडियोज की पहली नाटकीय रूप में इसे रिलीज़ करने की प्रस्तावना ली गई। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में कई डिटेल हमने आपको बता दी थी, साथ ही साथ कई एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी थी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ कई डिटेल भी हमने जानी थी और कास्टिंग पर चल रहे थे और इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे, जिसके अंदर हमने जाना था इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में। जिस मूवी के जो प्रोडक्शन थे उनके बारे में जान रहे थे और इनके बारे में बात की जाए तो और इन्होंने निर्माता एक तरह से किंग्स एंड स्क्रीम 1995 के रूप में अपनी पहली फिल्म के लिए वितरित एक तरह से की। साथ ही साथ इन्होंने अब तक कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद 14 जुलाई 2012 को ब्लेम ने लॉस एंजल्स से पत्रकार लॉरेंस एंड सुग से शादी की। साथ ही साथ जुलाई 2019 में उन्होंने $9.8 मिलियन में ब्रुकलिन हाइट एक तरह से टाउन हाउस खरीदा। साथ ही साथ इसी के साथ हाल ही में ब्लेम ने वास कॉलेज में 10 मिलियन का दान दिया, जो कि पूर्व छात्र द्वारा कॉलेज को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा उपहार है। साथ ही साथ 2013 में द पर्ज और इसी के साथ कार्य के लिए सुरक्षा और इसके साथ दया और पावर और इसके साथ और भी कई बड़ी बड़ी मूवी में अपना प्रोडक्शन एक तरह से दे चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने अब तक कई मूवी का प्रोडक्शन संभाला है। तो दोस्तों इनके बारे में भी कई सारी डिटेल हमने बता दी। अब बात करते हैं इस मूवी में कास्ट के बारे में। मूवी के अंदर कास्ट में सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाला है एक्टर जॉश एचसन। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 12 अक्टूबर 1992 में हुआ था। ये एक अमेरिकन अभिनेता हैं और इसी के साथ प्रोडक्शन भी है। एचर्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में अभिनय करना शुरू किया और 2002 में हाउस ब्लड में पायलट एपिसोड में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाने से पहले कई विज्ञापनों और छोटी फिल्मों और टेलीविज़न भूमिकाओं में दिखाई दी। इनकी पहली फिल्म की भूमिका एनिमल एक तरह से प्लेट पर रीमेड और डॉग की थी और इसी के साथ मोशन कैप्चर प्रदर्शन और हॉलीवुड मूवी केस में 2005 में एक वाजिब अभिनय की भूमिका निभाई। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म एक तरह से सैंग USA में हुआ और साथ आज इनकी उम्र तकरीबन 30 साल है।
कि ये मुख्य रूप से एक डायरेक्टर और प्रोडक्टर है। सक्रिय वर्ष इनका 2002 है और आज तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्लाइड ट्राइक शेक के बारे में बात की जाए 2013 में वर्चन्स की अन्य शुरुआती फिल्म में शामिल हुए रिटिन और मैनहट और जाथुर और ए स्पैट एडवेंचर 2005 में और RBS 2016 में। साथ ही साथ 2021 में 18 वर्षीय चास ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड सेटिंग फिल्म द हॉरर गेम्स में पीट मार की प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो कि 2012 से 2015 के वार्षिक रूप से रिलीज हुई, जिनके लिए उन्होंने 3 MTV मूवी अवार्ड्स अपने नाम किए और एक PPL's चाइल्ड अवार्ड जीता। इसी अवधि में उन्होंने जेनी 2 और मिस्टिक लाइड में अपनी भूमिका निभाई। 2012 में जो आई एनिमेटेड फिल्म एपिकल 2013 में आवाज दी और इसके साथ अपने पूरी करियर के दौरान हैचर्स ने निर्देशन और निर्माण के रूप में व्यक्त किया और उन्होंने 2011 में द फोर्जन, 2012 में स्कॉट पैरामाउंट पोस्ट, 2015 के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जबकि प्रत्येक फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाई। तो इनके बारे में भी हमने डिटेल आपको बता दी। इनके स्टार्टिंग जो एक तरह से स्टार्टिंग जीवन के बारे में बताया तो 15 अक्टूबर 1992 में यूनेस पैक्ट मेंशन में हडसन मिश्रो के बड़े भाई है, जो कि डेंट एयरलाइंस के एक पूर्व कर्मचारी है, जो अब जोस के करियर में सहायक करते हैं। और इसी के साथ ये संयुक्त राज्य एक तरह से पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के एक विशेषज्ञ हैं। इनके माता पिता जो कट में पैदा हुए और वहीं पर पढ़े बढ़े। साथ ही साथ पेशे के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से एक हैरचंद की अभिनय की रुचि में एक बच्चे के रूप में विकसित हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने 2002 से 2010 में जो स्ट्रगल किया, 2002 में हॉलीवुड में जाने के बाद हैचर विभिन्न टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दिए। उन्होंने हाउस ब्लेड के लिए 2002 के पायलट एपिसोड में निर्की हॉर्वन के रूप में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई। इसके बाद एयर के एक एपिसोड बीन्स ब्ले के एक तरह से पायलट एपिसोड में छोटी भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने टेलीविज़न फिल्म अमेरिकन डॉग्स में एडचन लॉग्स की प्रमुख भूमिका निभाई, जो कि एलियंस प्लेट में एक प्रचारित हुई। उस वर्ष के बाद उन्होंने टेलीविज़न फिल्म वाइट टेज में पीटर पॉर्क और डिम डेल के साथ अभिनय किया। साथ ही साथ वे असाधारण एक तरह से थे और इसी के साथ 2004 में इन्होंने पैसिन फिल्म द पोल एक्शन में उनका चरित्र और ह्यो बोन्स उनके चेहरे के भावों को शारीरिक हरकतों में मुख्य भूमिकाओं में निभाई। साथ ही साथ 2005 में उद्योग में खुद को एक तरह से सुपरहिट फिल्म देने के बाद अपने करियर की एक तरह से मुकाम पर पहुंच गए। साथ ही साथ इन्होंने अब तक कई मूवीज रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली बनाई, साथ ही साथ कईयों ने रिकॉर्ड तोड़े। और इसी के साथ 2006 की शुरुआत में कॉमेडी RPN में थे, जिन्हें रॉबिन विलियम्स के चरित्र में बॉन के रूप में एक तरह से लिया गया। फिल्म को समीक्षाओं पर अनुकूलित प्रक्रिया नहीं मिली और ये थोड़ी फ्लॉप रही, यानी लोगों द्वारा इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। साथ ही साथ इसी के बाद इन्होंने कई मूवीज़ बैक टू बैक हिट दी। और इसी के बाद इनके बारे में फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2022 के अंदर सबसे पहले इन्होंने एक तरह से उल्टे एक तरह से सीक्वेंस में चलते हैं नदी के पास के पेड़, और इसके साथ 2019 में इन्होंने जलन और 2018 में इलियट सबसे छोटी हिरन, और इसके साथ कंटिन्यूस 2015 में जंग लगा हुआ, 2014 में द हॉर्गन गेम्स और 2012 में बुक का खेल, और इसके साथ कैद, और 2010 में बच्चे ठीक हैं, और इसके साथ RV, और इसके साथ होल्स मूवी कैश और छोटे मैनहट्टन, और इसके साथ दुर्वे एक्सप्रेस। साथ ही साथ अपकमिंग इनकी कई मूवीज़ है द लोन होफ और 57 सेकंड और लिट माउथ ब्रेड और पाचराते और मधुमक्खी एक तरह से इनकी अपकमिंग मूवीज़ है, जिनके बारे में भी हम आपको बता दें कि जैसे कोई टीजर या ट्रेलर आउट होता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आपको और भी किसी वेब सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप सीधा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस सीरीज का नाम लिख दिए। साथ ही साथ
हाल ही में रिलीज हुई M3 गैंग के बारे में भी हमने स्टोरी एक वीडियो अपलोड की है, उसकी सारी स्टोरी एक्सप्लेन की है। आप हमारे आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हो। साथ ही साथ आगे बढ़ते इस मूवी की फैक्ट के बारे में और डिटेल जानते हैं, कास्टिंग के बारे में जानते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, डायरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हैं। क्वाइट ड्राइस यानी इन्होंने अवार्ड जीता 2013 में। साथ ही साथ हरचंद की ने शुरुआती फिल्म शामिल है जिसमें लिट्टी के मैनहर्ट और जेरुत और स्पे एवर 2 जो कि 2005 में आई। इसी के साथ द किड्स आर ऑल राइट 2010 में आई हुई, और जो 2012 से 2015 में वार्षिक रूप से रिलीज हुई, जिसके लिए उन्होंने 3 MTV मूवी अवार्ड्स और एक PLC चाइल्ड अवार्ड जीता। इसी अवधि में उन्होंने जर्नी टू द मिस्टिंग आइलैंड में भी अपनी भूमिका निभाई। 2012 में एनिमेटेड फिल्म एपिक, 2013 में आवाज़ की भूमिका निभाई। अपने पूरे करियर के दौरान हैचरस ने निर्देशन और निर्माण की रुचि व्यक्त की। उन्होंने डैक्सन 2011 और द फोर्स 2012 और एक्सकोर्ट पैरामाउंट लॉस्ट 2015 के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जबकि प्रत्येक फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। वह गोस्ट स्टोक, एलियन सभी ने स्टोन बट नॉन में भी भारी रूप से शामिल थे। 12 अक्टूबर 1982 में यूनिक्स ग्रेटमैन के जन्म हुआ और हैरचंद मिसो के बड़े भाई हैं, जो जोश के करियर में सहायता करते हैं। इनका एक छोटा भाई कौन भी है। और पैसे के बारे में बात की जाए तो इनके माता पिता चिंताओं के बावजूद हैरचंद की अभिनय में रुचि एक बच्चे के रूप में विकसित हुई। खुद अभिनेता के अनुसार उन्हें 4 साल की उम्र में मनोरंजन उद्योग में से प्यार हो गया, और उनके पिता ने कहा कि उनके बेटे बहुत कम उम्र में लोगों के लिए प्रदर्शन के लिए मजबूर किए थे। साथ ही साथ जनवरी 2002 में वह उनकी मां में अभिनय कोच फिल्म से मिले और न्यूयॉर्क शहर में कैटरीन उनसे मिलने के लिए। साथ ही साथ हैरचंद का अधिकांश बचपन एक कक्षा के बजाय फिल्म के सेट पर बीता। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और यूनिवर्स में न्यू और एलिमेटेड स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने उनकी मां के साथ शिक्षक के रूप में होम स्कूलिंग शुरू की। बाद में वे सेमेस्टर के लिए रॉयल हाई स्कूल में भाग लेने के लिए कैटक लौट गए। साथ ही साथ हर दिन एक ही समय पर उठने और शिक्षकों से बात करने पर उन्हें एक तरह से चीज़ों के बारे में बातें करने में अच्छा लगता था, जिनमें वे बहुत आसानी से सीख सकते थे। मैं अपने और कई चीज़ें उन्हें नफ़रत से एक तरह से बराबर लगी। 2002 से 2001 तरह से 10 के अंदर इन्होंने किस तरह से इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने चालू रखे। 2002 में हॉलीवुड जाने के बाद हैरचंद विभिन्न टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दिए, और इन्होंने हाउस प्लान के 2002 के पायलट एपिसोड में निकी पार्वन के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद ER के एक एपिसोड और विंग ग्लेस के पायलट एपिसोड में छोटी भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने टेलीविज़न फिल्म अमेरिकन डॉग्स में चार्ली लॉग की प्रमुख भूमिका निभाई, और इसी के साथ एनिमल प्लेनेट पर प्रसारित हुई थी, जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद आई। साथ ही साथ इन्होंने इसी के साथ फिल्म में टॉप हैंक की प्रमुख भूमिका और उन्होंने मिश्र समीक्षा प्राप्त की। एनिमेटेड फैंसी फिल्म हॉर्वेन स्मूल केस में उन्होंने 2 अन्य प्रमुख पात्रों में अपनी आवाज़ दी। साथ ही साथ संवाद अलग 8 घंटे में रिकॉर्ड बना दिए। 2005 में उद्योग में खुद को स्थापित करने की एक तरह से कोशिश करते हैं, और इसके साथ कई अवार्डों के लिए इन्हें नामांकित किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ हम बताने जा रहे हैं इनकी और डिटेल, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बेसिकली इन्होंने कई अवार्ड जैसे कि मैंने बताया जीते, और हैरचंद पर अधिकांश एक तरह से अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आए। साथ ही साथ 2005 में इन्होंने एक और मूवी की किंग्स एंड स्कीम, जो भी बहुत ही ज़बरदस्त रही। साथ ही साथ इन्होंने अभी हाल ही में कई मूवीज़ की है, उनके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बेसिकली हम बता रहे थे इनके फिल्मोग्राफी के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2003 में इन्होंने सबसे पहले जो मूवी की नदी के उस पार पेड़, जो कि 2022 में आई थी, और इसी के साथ 2019 में जलाना, उसी के साथ 2018 में इलियट सबसे छोटा हिरन, और 2017 में आपदा कलाकार।
इसके साथ अपकमिंग कई मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई है। साथ ही साथ इसी के बाद अगले कैरेक्टर के ऊपर जाए तो उनका नाम है मेरी, एक तरह से मेरी स्टुअर्ट मास्टर। इनका जन्म हुआ 28 जून 1986 में। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने ए टिक्लो रेज 8096 और इसके साथ सम क्राइड ऑफ में भी अपना एक तरह से डायरेक्शन दिया है। जॉर्ज एयर के लिए जानी जाती है और फाइम ग्रीम टॉम्स के साथ जानी जाती है। साथ ही साथ बेन एंड जून के लिए भी अपने कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। फिल्मों में अभिनय किया है इन्होंने। 1980 की फिल्म इमीडिएट फिल्म में भी अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक एक तरह से किरदार के लिए कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। साथ ही साथ इनका जन्म 28 जून 1986 में हुआ। ये न्यूयॉर्क में है हाल अभी, और इसी के साथ न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। इसी के साथ बात की जाए तो इनके बारे में बेसिकली तो इनके 3 बच्चे हैं और मुख्य रूप से मास्टर का जन्म 28 जून 1986 को मैनहट्टन में हुआ। लेखक और निर्माता प्रोडक्शन पीटर मास्टर और गायक अभिनेत्री कालियन बेट के बेटे हैं। उनके 2 भाई बहन हैं, पीटर जूनियर और एल्कर्ट्स। एक किशोर के रूप में उन्होंने अभिनय रॉबर्ट ब्राउन जूनियर और जॉन कैरियर के साथ न्यूयॉर्क के ऊपर स्थित स्ट्रेंज मैन पर पैरिस आर्ट में ट्रेनिंग सेट का भाग बने। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के हाई स्कूल में भाग लिया, जिसमें न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। स्पार्ट की पहली फिल्म उपस्थित 8 साल की उम्र में द स्पेट वाइल 1985 में थी, जिनमें उन्होंने अपने वास्तविक जीवन के पिता की बेटी की भूमिका निभाई। एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर को जारी रखते हुए उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1985 में एक हेवन हेल्प अस डिनर के सिनेमा में लौटे। एक शहर किशोरी जो कि एक गंभीर रूप से उदास पिता को एक तरह से सोडा की दुकान पर चली जाती है। वह फिल्म एट फ्लोर रेज 1986 में, और इसी के साथ उन्होंने 1989 में एक और नई ब्लॉकबस्टर फिल्म में सबसे पहले अभिनय किया। 2000 के बाद हालांकि मास्टर में फिल्म उद्योग में अपना काम जारी रखना था और 2000 तक उन्होंने टेलीविज़न की अकादमी में बढ़ाव की और 2001 में उन्होंने खुद की टेलीविज़न श्रृंखला कैट ब्रश का निर्माण किया। और 2001 में उन्होंने खुद की टेलीविज़न सीरीज, जैसे कि मैंने बताया, उसका प्रोडक्शन किया, लेकिन लोगों द्वारा इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया क्योंकि सीरीज का बजट बहुत कम था। और इनकी पहली सीरीज 2004 और 2007 के बीच में इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में डॉक्टर रेवन हेड के रूप में अपने ब्लॉकबस्टर एक तरह से कैरेक्टर को निभाया। दूसरे और तीसरे सीजन में FBI निरसंग एलोट हेड के रूप में अपनी बाकी की भूमिका निभाई, जो कि लोगों द्वारा थोड़ी पसंद की गई और मास्टर्स बोर्ड थिएटर प्रोडक्शन में दिखाए दिए। और 2003 में टोनी अवार्ड के लिए रॉन थिएटर म्यूजिक नाइट द म्यूजिक बेस्ट फीचर एक्सपर्ट में द म्यूजिक के लिए नामांकित किए गए। डेविड लेवर द्वारा निरसंग और मास्टर रंस में जूलियस गलस की ICU एवरीवेयर में पेट्रियल्स कॉनर्स की बुक ऑफ द डेड में जेम्स पैटरिन की द किल और लिस स्टॉक की लुक एर्गन सहित कई ऑडियंस बुक का वर्णन किया। और मई 1993 में मास्टर सन ने खुलासा किया कि उनकी स्थायी रूप से एक तरह से आउट द ब्लॉक नामक एक फिल्म के लिए एक पटकथा लिखी थी और इसी के साथ एक गायक बनकर और डरावने हुए पान वाली महिला के बारे में रोमांटिक कॉमेडी थी। और कवर स्टोरी में ऐसे एंटरटेनमेंट व्हीकल को बताया गया वैसे खुद को निशान करे थे। और मास्टर सन ने 2007 में द केक इदर्स के साथ अपनी फीचर फिल्म निरसंग की शुरुआत की, जिसका प्रीमियम फिट हुआ और लोरेड एंटरटेनमेंट फिल्म केस्टी के साथ साथ एरेड फिल्म मेस्टी, जहां पर 2008 में ऑडवर्ड टाइमिंग फीचर का पुरस्कार मिला। लेकिन इसके साथ ये बड़ा डरावना था और 40 साल तक हुआ। हालांकि इस बार में ये बताया जाता था कि 92 में मैंने अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें मुझे अब तक निशान करना था, लेकिन मैंने इसे समाप्त कर दिया अभिनय का काम करना, क्योंकि एक फिल्म बनाने में हमेशा के लिए अलग था। और इसी साथ मास्टर्स ने 1990 से 1992 में जॉर्ज कैल्स फॉन्सी में
और 2000 से 2004 में फिल्म निर्माता डैन स्कॉट में शादी की और अक्टूबर 2009 में मास्टर ने पहली फिल्म बच्चे छोटे और बड़े फिनिश भी का जन्म दिया, जिसमें उन्होंने अगस्त 2011 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, बेटा वाइल और बेटी क्योरा को। फिल्मोग्राफी बहुत ही शानदार तरीके से 1995 में स्पैटफोर्ड की वाइफ और इसके साथ गोल्डन वी हैड, और इसी के साथ इन्होंने और भी कई मूवीज का डायरेक्शन किया। 2020 में लाइफ इज बेस्ट और 2007 से 19 में एप्रेस जगह कई सीरीज और टेलीविजन का निर्माण करने के बाद 2024 तक आपको एक और मूवी इनकी देखने को मिलने वाली है, फ्रेड में 5वीं रात। और इसी के साथ और भी कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में इन्होंने काम किया। और इनके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो आइसलैंड एडिप्ड फिल्म एस्प्रीड अवार्ड 2008 में इन्होंने जीता बेस्ट ड्रामा फीचर द केक स्ट्रीट के लिए, और डीवीडी एक्सप्रेस अवार्ड 2001 में नामांकित किया गया। द बुक ऑफ स्टार्स और फिटवेल लॉरेंट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2007 जीता बेस्ट अमेरिकन इड द केक इट्स और लोन स्टार फिल्म टेलीविजन पुरस्कार 1986 जीता। MTV मूवी अवार्ड 1984 और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू मोशन पिक्चर 1990 में जीता। 2005 में उपरे पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इन्होंने अब तक कई अवार्ड्स अपने नाम किए, साथ ही साथ कई पुरस्कार जीते। और इसी के साथ इनके बारे में भी हमने डिटेल आपको बता दी है। बेसिकली सारी के सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले कैरेक्टर की, जिनका नाम एक तरह से मैं बताऊं तो उनका नाम निकल कर आ रहा है मुख्य रूप से रैपर रॉड। और इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म एक तरह से इसी के साथ इनके जो एक तरह से रोल के साथ एक और कलाकार आपको देखने को मिले थे, मैरी ली लियार्ट। इनके बारे में पहले जान लेते हैं। इनके बारे में इससे पहले हमने बता दिया था। और बेसिकली इनका जन्म 24 जनवरी 1970 में हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेता है। इनकी शुरुआती फिल्म रियल मॉम 1984 में, चिप सुटफिन और हैक में, एमयू सीरीज किलर गॉड 1985 और स्क्रीम में स्टू मास 1986 में, SM पंक में स्टील शामिल थी 1980 में, CG और 8 में ब्रैक हैर्स और समर कैच में 2001 में, बिल ब्रैक और उन्होंने स्क्रूब डू 2002 और इसके सीक्वेंस स्क्रूबिडू 2 और मोस्टर एनिसोड 2004 में सैंगी रोजर्स की भूमिका निभाई। और एनिमेशन में कैसमन में 2009 में भूमिकाओं में सर्वनित होने के बाद वे सोल की आवाज़ में रहे। बात की जाए तो इनके जन्म की, मैथ्यू ली थर्ड में इनका जन्म हुआ 24 जनवरी 1970 में। आज मुख्य रूप से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली फुटवर्ड कॉलेज और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। ये मुख्य रूप से एक कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ 1980 में एक तरह से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और आज तक बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनके जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो हीदर हेम्स, और इसी के साथ लिटार्ड के बाद फिल्म की भूमिकाओं में जेरी कॉन्स, और इसी के साथ पेड 2004 में और टीजी होम इन गुलस में 2006 में, और जॉन इन होम सोडेंस 2012 में। उसी के साथ जैक रूज और रिटेन म्यू आइसलैंड 2013 में शामिल है। जबकि इसी के साथ और भी कई बड़ी बड़ी मूवी का डायरेक्शन किया, जिनमें सबसे पहले था फैट फ्रीड रूल्स द वर्ल्ड 2012 में। और इसी के साथ साथ इन्होंने टेलीविज़न सीरीज में भी अपना डेब्यू किया, जिसमें 2018 में गेमिंग एक्सप्रेस कंपनी ने बीड गेड और गिरम की पॉड में पॉडकास्ट किया। साथ ही साथ बात की जाए तो इनकी एक तरह से स्टार्टिंग स्ट्रगल की, तो इन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले इनके बारे में बेसिक डिटेल से इन्होंने स्टार्ट की। इनके जन्म के बारे में हम बता दिए थे, वैसे हम वापस बता देते हैं आपको। 24 जनवरी 1970 में पॉल जॉर्ज लेडन के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। इनकी एक बड़ी बहन है एमी, और इन्होंने नॉर्थ कैलिफोर्निया में फुट हिल हाई स्कूल में पढ़ाई की। और इसके बाद में इन्होंने फुलटन कॉलेज में भाग लिया और फिर साथी अभिनेता पॉन रूड के साथ
पासडेन कैलिफोर्निया में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स गए। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में फेयर थिएटर स्कूल में सर्किल में भी भाग लिया। और इनके बारे में जब बात की जाए तो हाई स्कूल के बाद लीडर SKT नामक एक एल्फियन टीवी शो के से मेज़बान थे और बाद में गोलीज 3 और गोल आउट गोज कॉलेज में 1981 में इन्होंने एक अतिरिक्त रूप में अपना काम किया। 1984 में इन्होंने जॉन वार्ट ब्लैक कॉर्न और इसके साथ द सीरियन मॉम में कास्ट किया। अगले वर्ष इन्होंने 5 फिल्मों में कास्ट किया जिनमें हैक्स भी शामिल थी। और इसके साथ हाई स्कूल के बाद इन्होंने इनके समूह के साथ मिलकर एक थिएटर जो कि एक एनिमेटेड ड्रामा कॉर्पोरेट जोर वसूली साजिश को विफल करते हुए एक मूवी दी। और 2000 में इन्होंने स्कीम थी और स्टीव मास की अपनी भूमिकाओं को फिर से दोहराने के लिए, लेकिन योजना को बदल दिया गया और लिटार्ड को 2002 की लाइव एक्शन स्कूबी डू फिल्म द्वारा ऑस्कर दिया गया। साथ ही साथ 2010 में स्कूबी डू के बाद से ये डायरेक्टर वीडियो फिल्म में अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। 2011 में इन्होंने लिटन में फॉक्स सीरीज हाउस में अतिरिक्त भूमिका निभाई। 2011 में इन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म पैड क्रिड और द वर्ल्ड में अपना किरदार निभाया। 2012 में लीड कॉन्स और एपिसोड में अपना अतिरिक्त भूमिका निभाने के बाद इन्होंने 2017 में लिलाट में टून चोटियों के तीसरे सीजन के लिए विलियम्स हेड के रूप में भी अपना अभिनय की शुरुआत की। अगले वर्ष इन्होंने NBC श्रृंखला गुड गर्ल्स में क्रिस्टन हेड की धोखे देने वाली पति के रूप में एक सह भूमिका की शुरुआत की। 2016 में लिटार्ड में अमेजोन सीरीज बॉस में FBI और अंडर कवर एजेंट से लियोर गोर की आवर्ती भूमिका निभाई। बाद में इन्होंने 2012 में लिटार्ड में फ्रेड की श्रृंखला में प्राइम नाइट में आगामी लाइव एक्शन मूवी का रूपांतरण के लिए विलन एक्सपर्ट में जारी चुना। 2023 में लिबार्ट के अतिरिक्त हिट एबिस एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज के लिए सेक्शन 3 में अभिनय किया और साथ ही साथ मिस्टर आर्मेट की आवाज़ के साथ इन्होंने स्कूबी डू स्कोर 4 में अपना किरदार निभाया। 2000 के अंदर 26 अगस्त को लीडर ने हीदर हेम्स में शादी की जिनके बाद इनके 3 बच्चे हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1991 में इन्होंने एक तरह से सबसे पहली अपनी मूवीज ली कॉलेज गो और इसके साथ 1984 में इन्होंने सीरियल मॉम और एक तरह से एनिमल कार्ट और इसके साथ 1985 में हैकर्स और एक तरह से नन 2 जो कि आपको अपकमिंग देखने वाली है और पहले भी एक नन 2 बन चुकी है जिसका डायरेक्शन इन्होंने ही किया था। और समर कैच 2001 में, 2004 में इन्होंने विक्की पार्क और 2005 में कारियस भविष्यवाणी और 2007 में लव स्टोरी, 2011 में हेड और इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में अपना कैरेक्टर निभाने के बाद 2023 में सबसे आखिरी फिल्म थी इनकी स्कूबी डू और स्कोबी। और अपकमिंग जो मूवीज़ आपको देखने को मिलने वाली है उनमें सबसे पहली है फ्रेड में 5 रात। इसके अंदर ये आपको मेन लीड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ इन्होंने कई टेलीविज़न शो में अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ इससे आखिरी के अंदर इन्होंने जिस शो के अंदर अपना किरदार निभाया है सच या झूठ, जो भी बड़ा वायरल रहा। और इसी के साथ वीडियो गेम 2004 में इनका सबसे पहला एक वीडियो गेम आया जो कि लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया, जो था सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो गेम का नाम वो उसी मूवी पर बेस्ड था जो कि हाल ही में इन्होंने बनाई थी, यानी स्कूबी डूबी 2 मास्टर। 2010 में इन्होंने स्कूबी डूबी 2 इसको स्वैप में एक और नया वर्जन इसका लाया और 2014 में स्कूबी डूबी 2 लॉनी टर्न्स और कार्टून यूनिवर्स एडवेंचर, ये वाला वीडियो गेम भी लोगों में बड़ा ट्रेंडिंग पर चला उस जमाने में। 2015 में इन्होंने माय फ्रेंड स्कूबी डू एक और नया वीडियो गेम लाया। इसी के साथ 2015 में इन्होंने लीगो डेमंस एक नया एक तरह से वीडियो गेम लॉन्च किया। और 2018 में इन्होंने स्कूबी डू का नया वर्जन निकाला माय स्टेयरकेस और 2022 में मल्टीवेरियस। और इनके अवार्डों की बात की जाए तो 2021
एक तरह से शतक से पहले ही अवार्ड कई जीत चुके हैं। 1999 में सबसे पहला अवार्ड इन्होंने जीता जो था SLC पंक्स के लिए इन्होंने जीता मेरी दिल पैट फिल्म फेस्टिवल में। और इसके साथ स्कूबी डू के लिए सबसे पहला 10 चॉइस अवार्ड जीता अपने नाम 2002 में। और इसी के साथ 2003 में स्कूबी डू निक डैम्स किड्स चॉइस अवार्ड, 2011 में द डिसेंट गॉटम अवार्ड, इसी के साथ 2011 में डिस्केट अवार्ड, साउथ फिल्म क्रेडिट एसोसिएट अवार्ड, 2012 में स्कूबी डू लेजेंड ऑफ द पेट्स बैंड ऑफ द वॉइस एक्टर अवार्ड, 2012 में इन्होंने द डिस्टेंस अवार्ड सेंट्रल ओएस फिल्म के लिए। इसके साथ कई मूवीज़ के लिए इन्होंने अवार्ड्स अपने नाम किए, कई वीडियोस गेम के लिए, कई वेब सीरीज़ के लिए। और 2014 में स्कूबी डू मास्टर ऑफ द ब्लू फेस में अपना फर्स्ट अवार्ड जीता। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए और प्रोडक्शन कंपनी तो इसके अंदर ब्लम हाउस प्रोडक्शन है, इसके बारे में भी हमने बेसिक डिटेल आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ब्लैक हम एक तरह से मुख्य रूप से जिसे BH प्रोडक्शन या केवल BH के रूप में भी जाना जाता है, ये एक अमेरिकन फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 में जेम्स ब्लेंस ने की थी। जेम्स ब्लेंस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। और इसी साथ ब्लैम इरिज प्रोडक्शन 2000 से 2002 के बीच में, इसके बाद इनका नाम चेंज कर दिया गया। 2012 के बाद इसका फिक्स ऑफिशियल रूप से यही नाम रखा गया। इसकी एक तरह से जब इसकी लगभग इसे 30 साल हो चुके, 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई और आज 23वां सन जो चल रहा है, तकरीबन इसको 30 साल हो चुके हैं। संस्थापक जेम्स ब्लेम्स और इसके साथ मुख्यालय लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर में इसके लिए जाना जाता है इसे, और मुख्य रूप से इसे जेम्स वॉन और कूपर चैम्बर्स और रैन टेट द्वारा चलाया जाता है। सिवाय फिल्म प्रोडक्शन और टेलीविज़न प्रोडक्शन है। इसी के साथ हॉर्डन मूवीज़ और BH हिट और ब्लेम हाउस इंटरनेशनल अवार्ड, इसके साथ ब्लेम हाउस टेलीविज़न अवार्ड। ये मुख्य रूप से पैरानॉन स्क्विड और कैप्टन द पर्च और गोल्ड ग्राउंड हेल्थ और M3 गन जैसी डरावनी मूवी का प्रोडक्शन कर चुका है, जो कि M3 गन की वीडियो पहले भी मैंने आपको बताया था। मैं ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दी है M3 गन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। इसलिए हाल ही में ट्रेंडिंग पर भी चल रही है और आप इसे अमेज़ॉन प्राइम पर जाकर देख सकते हो, लेकिन उसे देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई बटन पे भी मैंने लिंक दे दी है, सिंपली यदि आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधा डायरेक्ट हो जाओगे उस वीडियो पे और आसानी से आप इस मूवी की स्टोरी जान पाओगे। साथ ही साथ 2014 के बाद ब्लेम हाउस के अधिकांश नाटक के रूप में रिलीजिंग की गई। स्वामित्व और वितरण यूनिवर्स पिक्चर द्वारा 10 साल की फर्स्ट लुक डील के सही रूप में किया गया। ब्लेम हाउस कंपनी मॉडर्न छोटे एक तरह से बजट पर फिल्म का निर्माण करती है और रचनात्मक स्वतंत्रता देने वाले स्टूडियो सिस्टम के माध्यम से फिल्म को व्यापक रूप से रिलीज करती हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो $12 मिलियन के बजट में बनी M3 गन, जिसने कि रिकॉर्ड तोड़ 200 लगभग मिलियन USD का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक तरह से वेडनेसडे के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यानी अवतार से दूसरे नंबर पर आई थी। साथ ही साथ वेडनेसडे के बाद ज़्यादा देखने वाली वेब सीरीज में से एक है। तो फ़र्क कितना है, वो वेब सीरीज़ थी और ये मूवी फॉर्म के अंदर है। दोनों ने बढ़िया प्रदर्शन किया और स्टोरी तो इसकी मैंने आपको बताई दी थी। मूवी की मैंने आपको लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ब्लेम हाउस एक मॉडल कंपनी बजट पर फिल्म का निर्माण करती है, जैसा कि मैंने बताया, एग्जांपल देके भी बताया। ब्लेम हाउस का बजट मॉडल 2007 में पैरानॉन क्विट के साथ शुरू हुआ, जिसमें $1500 में बनाई गई दुनिया भर में $200 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। इसने एनशेड का निर्माण और जिसने $1.5 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 100 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। सीनेट जिसने $3 मिलियन के बजट में दुनिया भर में 87 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। 2010 में हॉर्टन मूवीज़ का गट ब्लेम हाउस के लिए एक डिवीजन के रूप में किया गया, जिसमें एनिश द रिवल और इसी के साथ 2013 में इसने द पर्च
एनसीआरटी चैप्टर 2 और इसके साथ 2014 में इन्होंने पैरानॉस एक्टिविटीज द प्रोजेक्ट वंस और इसके साथ कई मूवीज़ में अपना डायरेक्शन किया। 2021 में भी इन्होंने कई मूवीज़ दी और इसके साथ 2030 में अमेरिकन जारी रखने के बाद ये नंबर 1 एक तरह से प्रोडक्शन हाउस की एक मूवी थी। साथ ही साथ ये प्रोडक्शन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और इस सीरीज के यानी एक तरह से मूवी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये मूवी कब तक आपको देखने को मिलने वाली है ये भी मैंने बता दिया है। साथ ही साथ अब यूनिवर्स पिक्चर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो इसी के साथ मैंने मूवी की कई डिटेल आपको बता दी। साथ ही साथ इस मूवी का जो टाइटल है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, जिसका फुल एक तरह से एक्सप्लेनेशन है एंड अनटाइटल लाइव नाइट एंड फ्रेड की मूवी। इसे एक तरह से शॉर्ट फॉर्म के अंदर UFNF के नाम से जाना जा रहा है, जो कि अभी यूट्यूब पर बड़ी वायरल हो रही है और इसका गेम वर्जन भी है जो आपको मुख्य रूप से प्ले स्टोर पर लगभग 250 या 300 के बजट में मिल रहा है। इसके तकरीबन 4 से 5 वर्जन है गेम के, यानी एक तरह से अलग अलग लेवल के हिसाब से इसके तकरीबन 4 से 5 वर्जन है, जो कि लोगों द्वारा लगभग तकरीबन इसे लगभग 5 लाख डाउनलोड है एक नए वर्जन पर। इसी के साथ मल्टीपल जो इसका फर्स्ट सेट आया था उसमें लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है, यानी लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ इसे एक दूसरे तरीके से भी इंस्टॉल करते हैं कई लोग बाग, जो इनलीगल तरीका है उससे भी इंस्टॉल करके इसे खेल रहे हैं और आप यूट्यूब पर इसके गेम की वीडियोस भी देख सकते हो। साथ ही साथ कुछ दिनों से जो यूट्यूब है उस पर इस मूवी के लिए कई टीज़र आउट हो रहे हैं, ट्रेलर आउट हो रहे हैं, लेकिन वो सब फेक हैं। अभी तक इस मूवी की जो ऑफिशियल टीज़र या ट्रेलर आउट नहीं हुआ है। जैसे ही टीज़र या ट्रेलर आउट होता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली इस मूवी की रिलीजिंग तारीख भी फिक्स कर दी गई है। आपको 6 अप्रैल को शायद तक संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिल जाए और लैंग्वेज इसकी आएगी तो मल्टीपल लैंग्वेजों में ये जरूर आएगी। हिंदी में तो ऑफिशियल रूप से इसे लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही साथ इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना और वीडियो गेम का एक तरह से अगला पार्ट आ सकता है, 5वां या 6ठा या आ सकता है या नहीं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मूवी के बारे में बड़ी बड़ी अपडेट मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जैसा कि पूरी हो चुकी थी, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। साथ ही साथ कई फैक्ट बताया और इसी के साथ साथ इस मूवी का डायरेक्टर एक तरह से कितनी बार चेंज हुआ और सारी डिटेल मैंने आपको बता दी दोस्तों। और किसी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म की हो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या और भी किसी प्लेटफॉर्म की, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, चाहे फॉरेंस या यूएस हो, किसी इंग्लिश में हो या कोई सी भी लैंग्वेज में हो, हम सभी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जिस भी मूवी की एक्सप्लेनेशन या डिटेल जाननी हो नीचे आकर कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम लिख दीजिए और पार्ट हो तो या सीक्वेंस हो तो सीक्वेंस लिख दीजिए, कौन सा सीक्वेंस आपको चाहिए।